Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start chapter 10. Our पास is three remaining part. फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो एरिया देखा था इसके बारे में हमने अलग अलग प्रांतों के बारे में जहाँ जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ था वहाँ के बारे में हमने रीड किया था 1765 के आसपास का जो ये 1707 में औरंगजेब जो डाइड हो चुके थे और 1761 में पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी। तो इन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया था। नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उनको कितनी लार्ज अमाउंट में यहाँ से पैसा लेके गए थे, धन दौलत लेके गए थे। अब हम टुडे वी स्टार्ट जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उनके बारे में हम यहाँ टू पार्ट यहाँ बन चुके थे। टू पार्ट्स में ओल्ड वाले थे और न्यू वाले। तो पहले हम ओल्ड वालों के बारे में रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। ओके। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जहां पूरा नाम है ये, फाउंडर ऑफ द हैदराबाद। हैदराबाद जो राज्य है उसका संस्थापक है निजाम उल मुल्क आसफ जहां। 1724 से 1748 के बीच में उसने रूल किया था। मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फ्रुक्सियर, जो मुगल सम्राट थे फ्रुक्सियर, उसका एक महत्वपूर्ण दरबारी था। कौन? निजाम उल मुल्क। ओके, ध्यान से सुनना है। फ्रुक्सियर का ही वाज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध। पहले वो किसका गवर्नर था? अवध का गवर्नर या सूबेदार के रूप में उसने पद संभाला था। अवध का सूबेदारी का पद संभाला था सबसे पहले। एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द दक्कन, और बाद में अवध के साथ साथ जो दक्कन का एरिया था उस एरिया को भी उसको सौंप दिया गया था। दो दो एरिया की सूबेदारी करता था, अवध की और दक्कन की। तो इस प्रकार एज ए मुगल गवर्नर ऑफ दक्कन प्रोविंसेस, तो वो गवर्नर रहते हुए उसने दक्कन प्रांत को ड्यूरिंग 1722 से 22 2 years आसफ जहाँ हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल। तो वहाँ के एरिया पर वो अपना पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रशासन चला रहा था। टेकिंग subsequent advantages of the turmoil in Deccan and competition amongst the court nobility। तो इस प्रकार आसफ जहाँ के पास पहले ही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल प्रशासन पूरा कंट्रोल में था, और दक्कन उसके पास आने से इस प्रकार अपनी पावर का फायदा उठाते हुए उसने जो दक्कन के अंदर क्या चल रहे थे, उपद्रव चल रहे थे, तो दक्कन के होने वाले उपद्रवों को संभालने के लिए और जो कंपटीशन चल रहा था आपस में, जो क्या थे, ये सूबेदार थे, गवर्नर थे, इनके अंदर कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन का फायदा उठाते हुए उसने जो दक्कन का पार्ट था वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां का बिकेम ए एक्चुअल रूलर ऑफ दिस, और इस एरिया का एक वास्तविक शासक बन बैठा। किस चीज का फायदा उठाया? जो वहां पर उपद्रव थे उस उपद्रवों को रोका, और जो आपस में वहां के सूबेदारों के बीच में कंपटीशन चल रहा था उस कंपटीशन का फायदा उठाते हुए खुद ही वहां का कंट्रोल, वहां की पावर अपने हाथों में ले ली और वहां का एक्चुअल रूलर बन बैठा। ये किसकी बातें चल रही है? आसफ जाह के बारे में बातें कर रहे हैं। किसके टाइम पे थे ये? एक एम्परर था फ्रुक्सियर। तो अच्छा रूलर नहीं था, नहीं तो ये सूबेदारों की क्या हिम्मत वो इतना फायदा उठा ले। आसफ जहां brought skilled soldier and administration from northern India who welcomed the new opportunities in the south। तो इस प्रकार जो नॉर्थ इंडिया की तरफ आसफ जहां अपने जो अच्छे सैनिक थे और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, उनको ले आया, जो उत्तरी भारत से ले आया कहाँ की तरफ? साउथर्न इंडिया की तरफ। न्यू अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वहां नए अवसर थे। जो दक्कन है ये साउथ साइड में है। ही अपॉइंटेड मनसबदार, उसने अपने मनसबदारों को अपॉइंट किया। एंड ग्रांटेड जागीर, उनको जागीरें भी दे दी, जागीरें भी दे दी। अल्दो ही वाज स्टिल ए सर्वेंट ऑफ मुगल एम्परर, क्या था वो खुद एक मुगल एम्परर का सर्वेंट था, लेकिन उसके हाथ में इतनी पावर थी कि वो किसी एरिया के मनसबदार को रख सकता था और उसके जागीर दे सकता है। ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस। तो इस प्रकार इस एरिया पर वह आराम से आजादी से इंडिपेंडेंट होकर अपना शासन चला रहा था, रूल कर रहा था। दिल्ली का जो एम्परर था, शासक था, उसे किसी प्रकार का कोई निर्देश डायरेक्शन नहीं लेता था, और न ही
दिल्ली यानी कि जो जहाँ शासक रहता था, एम्परर रहता था, उसके काम में कोई भी किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस करते थे। द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म्स द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय निजाम उल मुल्क आसफ शाह। तो इस प्रकार जो मुगल बादशाह था उस टाइम पे फ़ुरख़्सियर, तो केवल वहाँ जाकर अपने सम्राट के सामने जो डिसीज़न लेता था वो बता देता था। उसके बारे में बताता था, सिर्फ़ ये नहीं बताता मैंने कैसे लिया, क्या किया, कुछ नहीं। सिर्फ़ बताता कि मैंने ये डिसीज़न लिया है। ये जाके सम्राट के सामने बता देता था। स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज़ कंस्टेंटली एंगेज्ड इन ए स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा टू द वेस्ट एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वेरियर जो चीफ थे सेन नायक ऑफ द प्लेटोज, जो यहाँ पठारी एरिया था तो इस हैदराबाद के पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध, तो यानी कि वेस्ट साइड में क्या थे, मराठे और इंडिपेंडेंट तेलुगु वेरियर, और दूसरी साइड में जो तेलुगु सेना नायक थे, युद्ध करने में हमेशा तैयार रहते थे, युद्ध करने के लिए, तो यह हैदराबाद पर अटैक करने के लिए। द एम्बिशन ऑफ द निजाम उल आसफ जहाँ टू कंट्रोल रिच टेक्सटाइल्स प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, तो आसफ जहाँ का सबसे बड़ा जो इच्छा थी वो कौन सी एरिया पर, जो सूती वस्त्र बनाने का जो एरिया था, सबसे ज्यादा वस्त्र बनाने का जो एरिया था, कोरोमंडल तट, उस एरिया को इन द ईस्ट वर चेक्ड बाय द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दिस रीजन। तो उस एरिया को अपने कंट्रोल में करने का इच्छा थी, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि जो ब्रिटिश पावर है, अंग्रेज यहाँ के हैं, तो के कारण रोक लगी थी, लेकिन वो अंग्रेजों ने उसके उस पर कंट्रोल करने से रोक लगा दी, क्योंकि अंग्रेज वहां अपना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते थे जहां से ज्यादा रिसोर्स मिलते थे। जैसे कोरोमंडल तट पर क्या था, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग थी, ज्यादा वस्त्र उद्योग वहां पर लगाए जा सकते थे। तो इस प्रकार से जो निजाम था आसफ जहां और जो अंग्रेज थे वहां पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। अब निजाम की आर्मी के बारे में यहाँ देखते हैं। 1790 में द निजाम हैज ए स्वेरी, सवारी जिसको बोल सकते हैं, 400 एलिफेंट थे उसकी सेना में, सेवरल थाउजेंड ऑफ हॉर्समैन, हजारों जैसे ज्यादा घोड़े वाले थे। इस पर्सन हु रिसीव्स अपवर्ड हंड्रेड्स रुपीज नॉमिनल पे एंड आर एक्सट्रीमली वेल माउंटेड रिच कैप्रिसन्स। तो इस प्रकार 400 से ज्यादा हाथी थे, हजारों घुड़सवार थे, अच्छे कुशल और सजे हुए जो सवार होते थे, और 100 रुपए से ज्यादा उनको वेतन मिलता था। तो इस प्रकार उसकी आर्मी क्या थी, खुश थी, प्रोस्पेरियस थी। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, हैदराबाद के बारे में पढ़ा था। तो ये अब हम करते हैं अवध के बारे में। तो अवध के बारे में है यहाँ हम रीड करते हैं। बुरहान उल मुल्क शहादत खान, ये मुसलमानों के नाम है, थोड़े से बड़े बड़े हैं, ध्यान रखना। अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। तो ये कब सूबेदार बनाया गया था, 1722 में। कहाँ का, अवध का सूबेदार बनाया गया था 1722 में। ऐसे ही स्टेट इसके साथ साथ दूसरी साइड अभी हमने हैदराबाद के वो 1724 में बनाया गया था आसफ जहाँ, कहाँ का, हैदराबाद का। ये 1722 में बनाया गया था अवध का। फाउंडेड ए स्टेट विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द इमरजेंस आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये है उस समय का मुगल जब साम्राज्य वो धीरे धीरे पावर कम हो रही थी, तो उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट था अवध, वो उस किसका था, मुसलमान, ये मुगलों का इंपोर्टेंट एरिया था। अवध वाज एन प्रोस्पेरियस रीजन, अवध एक समृद्धशाली क्षेत्र था, कंट्रोलिंग द रिच अवेलेबल एलुवियल गंगा प्लेन्स, क्योंकि वहां पर जो गंगा रिवर है इसके कारण वहां की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, एलुवियल मिट्टी है, वहां की उपजाऊ मिट्टी है। द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया टू बंगाल, तो वहां का जो मेन व्यापार का रास्ता था नॉर्थ इंडिया से बंगाल का। बुरहान उल मुल्क आल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ द सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। तो जो ये बुरहान था या सादत खान ने वहां की सूबेदारी को भी संभाल रखा था, दीवानी और फौजदारी सभी कामों को उसने अच्छी तरह से संभाल रखा था। इन द अदर वर्ड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मिलिट्री अफेयर एंड प्रोविंसेस ऑफ अवध। तो उसके साथ साथ उसने सूबेदारी के साथ साथ, फौजदारी के साथ साथ, दीवानी के साथ साथ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री, ये सारे मामले भी अपने कंट्रोल में ले रखे थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, सआदत खान की बात। कहाँ, कौन से स्टेट की, अवध के बारे में बात कर रहे हैं हम।
बुरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन, तो कोशिश कर रहा था कि जो मुगल एम्परर है उसकी दखलंदाजी यहाँ कम से कम हो अवध एरिया में। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर जागीरदार अपॉइंट बाय द मुगल, उन दरबार के जो होल्डर थे जो मुगल सम्राट के द्वारा लगाए गए थे उनको हटा दिया गया था, अपने नए राज दरबारियों को लगाया गया था। ही आल्सो रिड्यूस साइज ऑफ जागीर, और वह धीरे धीरे किसके साइज को कम कर रहा था, जो जागीरों का साइज होता था उसको भी कम कर रहा था। अपॉइंटेड इज ओन लॉयल सर्वेंट, और अपने वफादार सेवकों को लगा रहा था वैकेंट पोजीशन, जहां भी कोई खाली पद होता वहां पर अपने लॉयल सर्वेंट को लगा रहा था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, बुरहान उल मुल्क शहादत के बारे में। Account of Jagirdar were checked to prevent cheating, and the revenue of all districts were recessed by official appointed by the Nawab court. इस प्रकार वह जागीरदारों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो चीटिंग ना करें, धोखेबाजी ना करें, रेवेन्यू जो लगान था वो पूरी तरह से कंप्लीट रेवेन्यू उस राजा के पास आ सके। इस प्रकार से जो धोखाधड़ी होती थी, जो चीटिंग होती थी, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन करते थे, नवाब के दरबार में जो होते थे ऑफिशियल वो अधिकारी नए नियुक्त किए गए ताकि धोखाधड़ी को रोक सके। ही सीज्ड ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदार, उसने जो राजपूत जमींदार थे उनको भी हटा दिया गया था। और एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान रोहिलखंड, तो जो रोहिलखंड एरिया था वहां की जो उपजाऊ जमीन थी उस उपजाऊ जमीन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। द स्टेट डिपेंड ऑन लोकल बैंकर्स, जो राज्य का डिपेंड होता था वो किस पर होता था, लोकल बैंकर, जो स्थानीय पैसे वाले अमीर लोग होते थे, महाजनों पर, फॉर लोन, क्योंकि लोन कहाँ से लिया जाता था, व्यापारियों पर या अमीर लोगों पर ही लोन लिया जाता था। इट शोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स, तो इस प्रकार उसने जो राजस्व का ठेका था सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इरादेदार को दिया था, यानी कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडर करता था, बोली लगाता था, उसी को वह ठेका देता था। क्या करने का, कलेक्ट टैक्स, टैक्स इकट्ठा करने का। रिवेन्यू फार्मर, जिसको क्या बोलते थे, इराजेदार, इजारेदार बोले हैं, इजारेदार, ये वर्ड है यहाँ पर, इजारेदार एक वर्ड है, इजारेदार, जो रिवेन्यू फार्मर जिसको बोलते हैं। एग्री टू पे द स्टेट ए फिक्स सम ऑफ मनी, जो निश्चित रकम भुगतान करने का वचन देते थे। तो वो राजा को क्या कहते थे कि हम इतनी रकम इकट्ठी करेंगे आपके लिए, फिक्स्ड मनी। ओके, लोकल बैंकर ग्रांटेड द पेमेंट ऑफ दिस कंट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ द स्टेट, जो लोकल थे, स्थानीय साहूकार थे, राज्य को ठेके की इस रकम की भुगतान करने की गारंटी देते थे। तो इस प्रकार रेवेन्यू फार्मर वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इस प्रकार जो इजारेदार थे उनके द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसका एवेल्युएशन किया जाने लगा, मूल्यांकन किया जाने लगा, और उसको इकट्ठा करने की उनको थोड़ी सी छूट भी दी गई थी, असेसमेंट भी दी गई थी। दिस डेवलपमेंट अलाउ न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लैंडर्स एंड बैंकर, इस प्रकार से जो नए ग्रुप थे, जैसे साहूकार थे या महाजन थे, वो उभरकर सामने आए टू इन्फ्लुएंस, और इसके साथ साथ मनी लैंडर्स और बैंकर के साथ साथ मर्चेंट मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच हैड नॉट ऑकर्ड इन द पास्ट। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी मैनेजमेंट की, रेवेन्यू सिस्टम की, वो पहले पास्ट में नहीं हुआ करती थी। ये पहली बार ही महाजन, साहूकार, इजारेदारों का सिस्टम बनाया गया था। किसके द्वारा, अवध में बनाया गया था सबसे पहले, ताकि जो करप्शन है, धोखाधड़ी है, वो ना हो सके। अब हम करते हैं बंगाल के बारे में। हमने हैदराबाद और अवध दो स्टेट्स के बारे में हमने रीड किया था। अब बंगाल के बारे में हम यहाँ देखते हैं। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खां। बंगाल का जो नेतृत्व किसने किया था, मुर्शिद कुली खां ने, हु अपॉइंटेड एज ए नायब, वहां पर नायब के पद पर लगाया गया था मुगल सम्राट के द्वारा। डिप्टी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, जो प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त होते थे, नियुक्त किए गए थे। मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सीज्ड ऑल पावर, मुर्शिद कुली खां ने बहुत तेजी से जो पावर थी वो धीरे धीरे अपने हाथ में ले ली थी। हाँ, जैसे ही वो सूबेदार बना तो
क्विकली सीज्ड पावर वेंट विद द ऑफिस, जो उसको पावर थी उसको अपने हाथ में ले लिया था। लाइक द रूलर ऑफ हैदराबाद अवध आल्सो कमांडेड द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जैसे हैदराबाद और अवध के रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया था, अलग से राजस्व प्रशासन चलाया गया था, उसी तरह से उसने भी शुरू कर दिया। एन अफोर्ड टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस, वह भी मुगलों का जो सम्राट का जो ज्यादा अधिकार था उसको कम कर रहा था, सम्राट की पावर को धीरे धीरे रिड्यूस करता जा रहा था। एंड ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदारी टू उड़ीसा एंड ऑर्डर्ड ए मेजर असेसमेंट्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार जो मुर्शिद कुली खान था वह हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल करना चाहता था, और बंगाल में मुगलों के प्रभाव करने के लिए बंगाल का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था बड़े पैमाने पर उसमें दोबारा से निर्धारित करने के ऑर्डर दे दिए थे। ऑर्डर ए मेजर रिसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू, दोबारा से लगान की जो भी सिस्टम व्यवस्था होती थी उसमें बदलाव करने के ऑर्डर दे दिए थे। इन केस विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार, उसने कहा कि सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता के साथ वसूल किया जाए। एज ए रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स, तो जो जमींदार थे वो पैसा कहाँ से लेते थे, उधार लेते थे बैंकर से, मनी लेंडर से। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड टू लार्जर जमींदार, तो जो इस प्रकार से टैक्स देने में सफल नहीं होते थे, योग्य नहीं होते थे, एबल नहीं होते थे, तो उनको अपनी जमीन को बेचना पड़ता था दबाव से, किसके पास, लार्ज जमींदार, बड़े जमींदारों के पास। तो इस प्रकार का जो लगान लेने का सिस्टम था ये इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था बंगाल में मुर्शिद कुली खान के साथ। अवध और हैदराबाद के जो नए शासक बने थे इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी, बंगाल में जो 18th सेंचुरी का जो धार्मिक या क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जो चेंज आया था अमंगस द जमींदार, जमींदारों में बदलाव आए। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर, राज्य का जो अधिकारी होता था और बैंकर के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन बन चुका था। नोटिसेबल इन, तो इसमें नोटिसेबल जैसे ये दिखाया गया है कि कैसे मीटिंग करते थे, मीटिंग ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये अलीवर्दी खां होल्डिंग कोर्ट, तो अलीवर्दी खान बाद में जो बंगाल का नवाब बना था उसके यहाँ दरबार में डिस्कशन किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं हैदराबाद एंड अवध एज वेल एज वाज एविडेंट इन बंगाल, जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल के साथ अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खान 1740 से 1756। तो अलीवर्दी खान ये मुर्शिद कुली खान के बाद ड्यूरिंग हिज रीजन द बैंकिंग हाउस ऑफ द जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रोस्पेरस, तो उसके टाइम पीरियड में जो जगत सेठ साहूकार था वो बहुत ही समर्थशाली बन चुका था। तो इस प्रकार जो ये नवाब थे धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे अपना उन एरिया पर अपना ही कंट्रोल करते चले गए, क्योंकि राजा था वो बहुत ही कमजोर था, वो उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वहां के जो सूबेदार थे उन्होंने अपना यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से आपस में जो साहूकार थे या उनका बीच में आपस में अच्छा रिलेशनशिप या कनेक्शन बढ़ता जा रहा था। ओके, इफ वी टेक ए बर्ड आई व्यूज, इस प्रकार हम देखते हैं एक थोड़ी सी नजर डालें, वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर, तो हमारे सामने यहाँ 3 मेन बातें आती हैं इन स्टेट के बारे में। फर्स्ट क्या आती है, थो मैनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट वर एस्टेब्लिश बाय द रेस्ट वाइल मुगल नोबल दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे हैड इनहेरिटेड इन पार्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम। तो पहले वाली बात में क्या बताया गया है, जो बड़े नवाब होते थे, सूबेदार होते थे, और वो अपने मुगल जो सम्राट होते थे उनके द्वारा उनको पद दिए गए थे, और उन्हीं की पद का फायदा उठाते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी जो क्या की थी, सस्पेशियस, संदेहजनक होती जा रही थी, जो उन उत्तराधिकार में मिले थे, यानी कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनको दिए गए थे। ये जो जागीरदारी सिस्टम थी ये सस्पेक्शन के आधार पर, यानी संदेह के
दृष्टि से उसको देखा जाता था। यानी इसमें मेन बात क्या कही गई है, जो सम्राट होता था, सम्राट के द्वारा जो सूबेदार बनाए गए थे या पद दिए गए थे, उन पदों का फायदा उठाते हुए जो मुगल सम्राट के नीचे ही नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसमें संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा था। सेकंड बात क्या बताई है यहाँ पर, सेकंड यहाँ बताई गई है, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, उनके जो टैक्स लेने के तरीके थे वो अलग थे, रेदर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर ऑफ द स्टेट से, तो जो तरीके थे वो बदल दिए गए थे। अब अलग तरीके से क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, जैसे हमने अभी पढ़ा था बंगाल और इनके बारे में, हैदराबाद और अवध के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट विद द रेवेन्यू फार्मर और कलेक्शन रेवेन्यू, तो अब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा करने का। बट प्रैक्टिस ऑफ द इजारेदारी, तो इजारेदारी की जो व्यवस्था थी वो अपनाई गई थी। डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल, इसको अप्रूव नहीं किया गया था मुगल के द्वारा। स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, लेकिन यह व्यवस्था सारे भारत में फैल चुकी थी, अप्रूवल नहीं मिला था फिर भी भारत में फैल चुकी थी। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफरेंट कंट्री से कंसिडरेबली, तो जो गांव का एरिया था वहां के लोगों पर इसका प्रभाव अलग था। थर्ड कॉमन बात क्या बताई गई थी यहाँ पर, थर्ड कॉमन फीचर था, इन ऑल दीज रीजनल स्टेट वाज देयर एमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर एंड द मर्चेंट, तो ये तीनों अपने साहूकार और अमीर लोगों से क्या कर रहे थे, अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे थे। दीज पीपल लैंड मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, तो ये व्यक्ति फार्मर से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, रिसीव लैंड्स एज सिक्योरिटी, और राजा से या जो नवाब थे, सूबेदार थे, उनसे सिक्योरिटी के तौर पर जमीन लेते थे। एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दीज लैंड्स, और इस जमीन से जो टैक्स था वो इकट्ठा करते थे थ्रू देयर ओन एजेंट, अपने एजेंट के द्वारा। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड द बैंकर गेनिंग स्टैक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, इस प्रकार जो साहूकार थे, धनी अमीर व्यक्ति थे, महाजन थे, उन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की साझेदारी यहाँ पर बढ़ा ली थी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। थैंक यू।